हेलो एवरीवन। सो 19 जून 2024 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने न्यूली कंस्ट्रक्टेड नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया। इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में 17 डिफरेंट कंट्रीज से गेस्ट आए हुए थे। नोटेबली कंट्रीज हैं चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड सिंगापुर। इन कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है नालंदा यूनिवर्सिटी के बनने में। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है और कैसे ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। चलिए पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। तो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 5th सेंचुरी सी में कुमारगुप्त फर्स्ट द्वारा, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे, अलग अलग कंट्रीज से। नोटेबली चाइना हो गए, तिब्बत हो गया, कोरिया हो गए, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, टर्की हो गया, मंगोलिया हो गया। यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। तो एक तरीके का ये एक इंटेलेक्चुअल हब बन गया था नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ के आर्किटेक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ के आर्किटेक्चर में तीन चीजें थी: मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स और एक ग्रैंड लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये ग्रैंड लाइब्रेरी बेसिकली तरीके की तीन तरीके की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से मिलकर बनी थी, जैसे कहते हैं रत्न सागर, रत्नानिधि और रत्न कंचका। और यहाँ पे हजारों मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके रखे गए थे। इसके अलावा जो ये बिल्डिंग्स थी ये रेड ब्रिक्स से बनाई गई थी और मल्टी मल्टी चलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते थे बेसिकली वो थे अपने बौद्धिज्म हो गया, वैदिक वैदिक लिटरेचर हो गया और लॉजिकल ग्रामर हो गया, मैथमेटिक्स हो गई, एस्ट्रोनॉमी हो गई, फिलोसफी हो गई। ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे बेसिकली। बहुत सारे रिनोन्ड स्कॉलर्स जो हुए हैं, आर्यभट्ट हैं, नागार्जुन है, ज़ुआनज़ैंग है, अतीशा हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी से या तो उन्होंने पढ़ा है या फिर उन्होंने यहाँ पे पढ़ाया है। जो पढ़ाने का तरीका था वो भी इंटरडिसिप्लिनरी था कि एक स्टूडेंट मल्टीपल फील्ड्स में अपनी नॉलेज गेन कर सकता था। यहाँ की थोड़ी सी अपन लाइफस्टाइल और उसकी बात कर लेते हैं, लाइफस्टाइल और रहने की व्यवस्था कैसी क्या थी। तो ये जो इंस्टीट्यूशन था ये पूरा एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पे करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स रहा करते थे एक ही समय पे। और इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग लेक्चर्स थे, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे, मेडिटेशन हॉल्स थे, पार्क्स थे। तो यहाँ पे एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था जिससे ये यूनिवर्सिटी ना ही केवल पढ़ाई के लिए बल्कि अदर एक्टिविटीज लाइक मेडिटेशन या फिर स्पोर्ट्स, इसके लिए भी फेवरेबल हो। सोचने की बात है कि उस समय पे राजा रे कुमारगुप्त ने उन्होंने इतना सब कुछ सोचा, जो उन्होंने और आने वाले राजाओं ने इतना सब कुछ सोचा कि ये सब चीजें अपन को बनानी चाहिए क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी ये सब चीजें जरूरी है। तो इससे पता चलता है अपन को कितनी रिच हिस्ट्री थी अपनी। अब चलिए थोड़ा सा डे टू डे एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते थे? तो बहुत ही रिगरस एक्टिविटीज होती थी यहाँ पे। दिन की शुरुआत से लेके अंत तक सबसे पहले लेक्चर्स होते थे, डिस्कशंस होती थी, डिबेट्स होते थे, एक्सरसाइज होती थी। तो अपन कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिन हुआ करते थे उनके। और खासकर इसलिए भी क्योंकि अगर आपको उस लेवल की नॉलेज गेन करनी है तो आपको बहुत स्किल्ड होना जरूरी है था। और आपकी नॉलेज के बेसिस पे ही आपको एंट्री मिलती थी। और आप केवल एंट्री मिल जाना ये सब कुछ नहीं था। यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद भी आपको वो रिगरस मेहनत करनी पड़ती थी आपको यहाँ पे सक्सीड करने के लिए। तो हाँ, जरूर आजकल की यूनिवर्सिटीज जैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वॉर्टन हुए, कैम्ब्रिज हुए, MITs हुई, ये आजकल इन चीजों पर फोकस करती हैं, तभी ये इतनी बड़ी हुई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस समय भी
यूनिवर्सिटीज उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी इस लेवल का सोच चुकी थी। तो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव एक्चुअली। इसके बाद आता है फिर बहुत ही खराब फेज इस यूनिवर्सिटी के लिए, डिस्ट्रक्शन। तो ये यूनिवर्सिटी जो फ्लोरिश करी थी वो की थी 5th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक, अराउंड 700 साल के करीब। 12th सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी का डिक्लाइन आना चालू हो गया। 1193 में ये यूनिवर्सिटी खत्म हो गई जब टर्किश चीफ्समैन थे बख्तियार खिलजी, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया था और यहाँ पे जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, टेक्स्ट थे, सबको उसने जला के राख कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कई महीनों तक नालंदा यूनिवर्सिटी चलती रही। उसके कुछ समय बाद इसको अबैंडन कर दिया गया था और आज अपन को केवल इसके रूइंस मिलते हैं। सो फास्ट फॉरवर्ड टू 21st सेंचुरी, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस यूनिवर्सिटी को रिस्टोर करने में और इसको फिर से वैसे ही बनाने में जैसा ये हुआ करती थी। तो बेसिकली सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 2010 में एक बिल पास किया, द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट। इसके अकॉर्डिंग अब जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको दोबारा से रिस्टोर करना था। तो 2010 में ये एक्ट पास हुआ और 2014 में इसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। इसका मेन पर्पस को इसलिए इसका मेन पर्पस इस यूनिवर्सिटी को दोबारा से बनाने का था, जो अभी करेंट नीड है वर्ल्ड में एजुकेशन की, उसको फुलफिल करना इंडिया में। और उसके साथ ही जो पुरानी अपनी पढ़ाने का तरीका था उसको दोबारा से रिवाइव करना। एंशियंट इंडिया में जैसा पढ़ाया जाता था उसको दोबारा से रिवाइव नालंदा यूनिवर्सिटी के तौर पे, तो उसके लिए ये एक्ट पास किया गया था। इसके बाद अपन चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ का आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर खैर सिमिलर तो नहीं है, लगे कोड में उसी की वैल्यूज डाली गई है पूरी तरीके से, कि यहाँ पे आपकी वेल डिफाइंड हाईटेक लाइब्रेरीज हैं, आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं, आपके पास इंस्टीट्यूट में आपके पास बहुत सारे रहने की फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। साथ ही साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने के लिए भी आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ के जो डेली रूटीन है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वो डेली रूटीन अभी जैसा प्रपोज किया गया है वो सिमिलर रहेगा जैसा एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, कि शुरुआत लेक्चर से होगी, फिर डिस्कशन, फिर डिबेट, उसके बाद फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए समय। तो इसमें ना ही केवल पढ़ाई पे फोकस होगा, बल्कि साथ ही साथ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ही फोकस किया जाएगा, जैसा आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में होता है। तो इसके अलावा अपन लाइफस्टाइल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही होगा ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ पे ये आएगा कि टीचर जो स्टूडेंट्स की संख्या थी यहाँ रहने के लिए इस न्यू यूनिवर्सिटी में, वो पहले के कंपेरिजन में बहुत कम हो गई है। सो पहले 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स आराम से इस यूनिवर्सिटी में रह सकते थे, लेकिन अभी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 450 टीचर्स और 450 स्टूडेंट्स और 50 से 60 टीचर्स इस इंस्टीट्यूट में रह सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डिफरेंट एमिनिटीज भी लाई गई हैं, लाइक ऑल टाइप ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज जो एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ इसके जो रूइंस थी, जो पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी की रूइंस थी, उसी के पास में इसे बनाया गया है। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग आई थिंक टू गेट दैट वाइब एज वेल। चलिए यहाँ के आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे
जब एक्सकेवेशन की गई थी तब यहाँ पे क्या मिला था। तो यहाँ पे काफी सारे टेक्स्ट बुक्स मिले हुए थे, और जितनी भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई थी वो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आती हैं। तभी उसी से अपन को पता चला था कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, होता क्या था, और हो क्या करने की क्या कोशिश की जा रही थी यहाँ पे। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रभाव क्या था बाकी इंस्टीट्यूट्स पे जो अभी ऑपरेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल हाई लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो उनका इन इंस्टीट्यूट का भी अ, नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रभाव था कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में नॉलेज गेन कर सकते हो, ये कहीं नहीं था पहले। सबसे पहले ये नालंदा यूनिवर्सिटी में ही था। तो हाँ, दैट्स अ रियली गुड थिंग कि अपने पास इतना सब कुछ था, लेकिन हाँ अभी अपन को उसे रिवाइव भी करना जरूरी है इस समय। सो दैट्स वन थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ समझाने के मामले में या फिर टेक्निकली भी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सजेशंस। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।